नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा लेक्चर होने वाला है 23वां, ठीक है, 24वां लेक्चर है शायद ये। तो 24वां लेक्चर होने वाला है और हमने कल यहाँ पर 445 प्रश्नों को टोटल सॉल्व किया था। एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, सर पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ मिली, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक ना। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव हमेशा कि सर मैं 12th पास किया हूँ, सर क्या करूँ, सर वो हमारी बछिया का पैर टूट गया है, सर हम क्या करें। यार कुछ जेन्युइन कमेंट करिए। और ये पीडीएफ वाले लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई कि अगर पीडीएफ मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूं तो 2 दिन पढ़ने के बाद उसको रख दोगे, ठीक है। और दुनिया में इतना पीडीएफ पड़ा हुआ है कि अगर तुम फ्री में डाउनलोड करो ना तो रोज कम से कम 5-7 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। इतना पीडीएफ अवेलेबल है कि पूरा घर भर जाएगा प्रिंट करा के रखोगे तो ये जो हिंदी मीडियम की एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, ठीक है। तो साफ साफ बता रहा हूँ कि ये लोग सोर्सेज इतना जुटाना चाहते हैं, मेरा भी समय था, मैं भी जुटाता था। तो सोर्सेज इतना जुटाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सोर्सेज मत जुटाइए, मत जुटाइए। जो सोर्सेज हैं उनको पढ़िए। अगर आपके पास केवल एक लूसेंट की किताब है और बगल वाला लड़का जो आपके लाइब्रेरी में ही पढ़ रहा है उसकी सीट पे 27 किताबें रखी हुई हैं, तो ये जान जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी होगा। उन्हें 27 किताब को एक एक बार पढ़ने दो, तुम एक किताब को 27 बार पढ़ो, ठीक है। उसके लिए ब्रूसली का एक स्टेटमेंट है कि मैं उससे नहीं डरता जो तरह तरह के अनेक टाइप के कंग फू खेलता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही कंग फू को 1000 तरीके से प्रैक्टिस करके रखा है, ठीक है। 1000 बार प्रैक्टिस करिए चीज़ों की। अभी जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कम से कम मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 1200-1500 लोग रोज देखते हैं वीडियो को, ठीक। और कोई शोर शराबा नहीं होता कि सर पीडीएफ कहाँ है, जबकि इसकी पीडीएफ जो है मैंने 3 दे दिया है, चौथी भी दे दिया है, वो जल्दी ही आप लोग का अवेल हो जाएगी। मैटर ये है कि कितना आप रिटेन कर रहे हो, कितनी बार चीज़ों को देख रहे हो। अभी मंथली करंट अफेयर का एक पूरा मैगजीन बनवा रहे हैं हम लोग। सच बता रहा हूँ कि मैगजीन शुरू होती है, वीडियो शुरू होता है तो किसी को टेक्स्ट छोटे दिखते हैं, अरे भाई मेरे जूम हो जाता है, उसको जूम कर लो। तुम्हारे यूट्यूब पे चलाओगे तो ऐसे हाथ से दोनों अंगुलियों से करोगे तो जूम हो जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही ख़त्म होगा, मैगजीन एडिट हो रही है, मैगजीन आपको मिल जाएगी, ठीक है। कुछ बहुत गलतियां थी, वो चीज़ें एडिट कराई जा रही हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन व्यूज़ देखता हूं तो ये लगता है कि पूरे महीने की न्यूज़ कवर की गई, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और मुझे लगता है कि 28 से 30 पेज की होगी वो, उसको पूरा कवर कर दिया गया। तो देख ही नहीं रहे हो उसको, क्या करोगे पीडीएफ लेके। एक बार ही देखोगे फिर पीडीएफ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। या चलिए दूसरा तरीका भी हो सकता है कि पीडीएफ पढ़ लीजिए फिर देखिए तो समझ में आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से समाचारों में देखा गया हनुमान का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो हनुमान जो है ये नाम करेक्ट है, और ये एक मल्टी मॉडल एआई टूल है भारत का, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है, मल्टी मॉडल एआई टूल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आईआईटी बॉम्बे वालों ने बनाया है भारत जीपीटी इकोसिस्टम के सहयोग से। तो दो चीज याद रखेंगे, एक तो आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, और दूसरा भारत जीपीटी के सहयोग से इसको बनाया है। फिर सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर एसएमएल ने 22 भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित इंडिक बड़े भाषा मॉडल का एक सूट हनुमान पेश किया है। याद रखेंगे कि ये मल्टी मॉडल एआई टूल है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है G33 से रिलेटेड, कह रहा है कि सबसे बढ़िया वर्णन कौन करता है। सीधी बात पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G33। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज लॉबिंग फॉर इंक्रीज फंडिंग फॉर ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव, मतलब वैश्विक स्वास्थ्य पहलों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग की पैरवी करने वाले देशों का एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कोलैबोरेटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, विकासशील देशों का एक समूह जलवायु परिवर्तन पहल पर सहयोग कर रहा है। तीसरा है कोalition ऑफ कंट्रीज एडवोकेटिंग स्पेशल एग्रीकल्चर व्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता में विशेष कृषि संबंधी विचारों की वकालत करने वाले देशों का गठबंधन है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यही है। और चौथा कहता है कि कोalition ऑफ कंट्रीज पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोर देने वाले देशों का एक गठबंधन। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है G33 के बारे में वो है कि एक कोalition है कंट्रीज का जो कि एडवोकेट करती हैं, यानी कि वकालत करती हैं किस विचारों का, तो विशेष कृषि संबंधी विचारों की, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखते हैं डॉलर यहाँ पर है या नहीं है। तो डॉलर है नहीं मेरा, कोई बात नहीं,
बिटकॉइन बना देंगे। चलिए अब से कॉपी कर लेते हैं, यहां पर कॉपी कर दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में है कि WTO जो संस्था है, पहले तो आप लोग WTO का हेडक्वार्टर और कब स्टेब्लिश हुआ ये दोनों चीज़ लिख दीजिए। उसके 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन जो हुआ उसमें G33 देशों के बहुमत ने खाद्य सुरक्षा के लिए यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए एक सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान का आह्वान किया है कि फूड सुरक्षा यानी कि आपका खाद्य सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग होनी चाहिए। एक स्थायी समाधान करिए उस चीज़ का। G33 विकासशील और सबसे कम विकसित देशों का एक गठबंधन है जिसमें 47 राष्ट्र सदस्य हैं। यहाँ पर मुख्य देशों में बात करें तो भारत है, चीन है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, उसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी कोरिया एक देख सकते हैं। बाकी बात करें तो फिलीपींस, टर्की, केन्या, तंजानिया और भी हैं, लेकिन जो कंट्रीज़ मैंने पहले पढ़ी और जिन पर टिक कर रहा हूँ उनको आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। चलिए तो कब स्थापित किया गया था, इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं कि 2003 में इसको स्थापित किया गया था। आइए, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास धर्म गार्जियन, नाम है धर्मा गार्जियन। ये किसके साथ होता है? तो जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये आपका होता है भारत और जापान के साथ। ठीक है, तो इंडिया और जापान जो है ये धर्म गार्जियन अभ्यास करती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारत और जापान आम सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में गहरे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे किए हैं अभी? तो ये हुआ है आपका राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, राजस्थान का फील्ड फायरिंग रेंज, यहां पर अभ्यास हुआ है धर्म गार्जियन जो कि जापान के साथ किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन की साइज जिसको बोलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले से बिटकॉइन का सिंबल लगा हुआ है कि मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विच सब्सटेंस इज यूजुअली इंजेक्टेड इनटू स्ट्रेटोस्फेयर इन स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन। तो पहले तो मैं आपको एक वो बता देता हूँ, परत का नाम है ETM-ST। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से नीचे से ऊपर जो है ये क्रम होता है कि क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ताप मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो एरोसॉल है यानी कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरोसॉल होता है इसमें कौन सी गैस को इंजेक्ट किया जाता है या किसको इंजेक्ट किया जाता है समताप मंडल में आमतौर पर। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्ट कर दें। ठीक है, पूरा फंडा इसका ये होता है साई में। ऐसी स्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस है जिसको हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, जिससे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, मैक्सिमम मात्रा में वापस लौट जाती हैं। ऐसा कैसे वैज्ञानिकों ने खोजा? तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो है उस लावा के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, और धुआं भी निकलता है और भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो आसपास के वायुमंडल में फैल जाती है और वायुमंडल में फैलने के बाद मोस्ट ऑफ द सन रेज जो वहाँ पर एमिट होती है या आती है उसको क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। ठीक है, एरोसॉल के माध्यम से। एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल का यानी कि ठोस के सूक्ष्म कण या द्रव के सूक्ष्म कण जब आपकी गैसेज में सस्पेंड हो जाए तो इस अवस्था को बोलते हैं एरोसॉल। जैसे सपोज करिए कि धूल एक ठोस का कण है जो कि बहुत सूक्ष्म है या काफ़ी माइक्रो स्केल पर है या नैनो स्केल पर है। ठीक है, जो कि आपकी गैसेस जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि गैसें घुली हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इवन, तो उसमें क्या करे, सस्पेंड करने लगे वो धूल का कण, जिसे एक तरह का धूम या कोहरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉग बेसिकली नाम देते हैं। तो ये जो होता है अवस्था इसको एरोसॉल बोलते हैं, यानी कि एयर पार्टिकल्स में या तो सॉलिड के या तो फिर लिक्विड के। लिक्विड के कैसे हो सकते हैं? जैसे ओस जो होती है वो भी एक तरह की एरोसॉल बनाएगी, या कोई और लिक्विड पार्टिकल्स वो भी सूक्ष्म मात्रा में अगर एयर में सस्पेंड करते हैं तो एरोसॉल बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन में काम आता है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली देख लेते हैं। थोड़ा फॉन्ट छोटा रहता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोग भी साथ में जिससे पढ़ सकें। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक हालिया अध्ययन में पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन या हस्तक्षेप के प्रभाव को देखा गया। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन क्या है? ये स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंटरवेंशन के रूप में जाना जाता है या इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। एक जियो इंजीनियरिंग या क्लाइमेट इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है, जलवायु इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है, जो ग्रह को ठंडा रखने, साई का यूज क्यों कर रहे हैं? ग्रह को ठंडा रखने, ग्लोबल वार्मिंग को उलटने या रोकने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए, देखिए सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए छोटे परावर्तक कणों या एरोसॉल का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य समताप मंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को इजेक्ट करके ज्वालामुखी विस्फोटों के शीतलन प्रभाव की नकल करता है। शीतलन प्रभाव को नकल कर रहा है, ठीक है। तो वहां से इसको सीखा और यहां पर साई के टर्म्स में यूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा इंदिरा RV25 240N क्या है? तो मैंने आपको शायद कल भी एक प्रश्न इस पर कराया। तो मैंने एक बात कही कि जैसे इस तरह के जब प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो अगर पता है तो हम टिक करेंगे, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी इस पर सोचेंगे नहीं, कोई तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का माइक्रो टर्बोजेट इंजन है जिसका नाम है इंदिरा RV240N, ठीक है। डायरेक्टली इसका आंसर देखे और चल दिए आगे। हैदराबाद वाले इसको बनाए हैं। कौन बनाया है? तो रघुवामसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पूर्ण स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन जिसका नाम है इंदिरा RV25 240N लॉन्च किया है। IIT हैदराबाद के सहयोग से इसको जो रघुवामसी मशीन टूल्स वाले हैं उन्होंने विकसित किया है, ठीक है। चलिए इसको क्यों विकसित किया गया है? तो मैनलेस ड्रोन यानी कि UAV के लिए, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं, उस तरह के ड्रोन के लिए या UAV के लिए इसको विकसित किया गया है। अगला यहां पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि हाल ही में खबरों में रहा स्टीड फास्ट डिफेंडर क्या है? तो आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में, मतलब पिछले एक वर्ष में, जब से यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है तब से नाटो जो संस्था है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। 1949 में गठित ये संस्था, 1949 में गठित ये संस्था जो पहला हेडक्वार्टर रखी थी वो आपके UK में रखी थी, ठीक है। और बाद में 1952 में इसको सेंट्रल पेरिस में जो है शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्ट कहाँ किया गया? पेरिस में शिफ्ट किया गया इसको, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो नाटो की ही एक क्या चल रही है? मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है यूरोप में, ठीक। इसी का नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर। नाम याद रखेंगे, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ये एग्जामिनेशन में आता है तो करके जरूर आना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 यूरोप में नाटो सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या संधि संगठन, यूरोप में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है स्टीड फास्ट डिफेंडर। शीत युद्ध काल के बाद से यह नाटो का सबसे व्यापक सैन्य अभ्यास है। शीत युद्ध का दौर आप पढ़ सकते हो, शायद 11th की NCERT है, ठीक है। नाम है शीत युद्ध का दौर। उसमें नैम समिट के बारे में भी दिया हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें, क्यूबा संकट, ये सारी, क्यूबा का मिसाइल संकट, इस तरह की बहुत खूबसूरत चीज़ें दी हुई हैं। आप शीत युद्ध का दौर करके NCERT डालोगे तो गूगल पर आपको मिल जाएगा, वो चैप्टर आप पढ़ लोगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है इसका स्टीड फास्ट डिफेंडर का? तो इसका उद्देश्य है कि नाटो की नई क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं का परीक्षण करना है। मतलब भी जो भी उनका एक रीजनल डिफेंस प्लानिंग है उसका ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग भैया दूसरे का, जैसे फिनलैंड शामिल हो गए तो क्या उसकी रक्षा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब नाटो में एक चीज़ और है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं नाटो में, टोटल आपको बताना है कि कितनी कंट्रीज़ हैं। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप फिर सोचने लगते हो कि सर जो है सब हमें इस पूछा था, भोजपुरी नहीं बोलना है दोस्तों। नाटो में अभी वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 32 मेंबर है, ठीक।
32 मेंबर्स में सबसे नए नए कौन है उनका नाम बता देता हूं। एक है नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका इस वर्ष शामिल हुआ स्वीडन, ठीक। और लास्ट ईयर जो शामिल हुआ उसमें आता है फिनलैंड। ओके, तो ये 3 कंट्रीज हैं जो इधर 2020 के ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो कि सबसे रिसेंटली ऐड हुई। जैसे 2023 में आपका फिनलैंड ऐड हुआ, ठीक है। स्वीडन 2024 की डेट में ऐड हुआ है, और इसके पहले 2020 में आपका नॉर्थ मैसेडोनिया जो सबसे नई कंट्री थी वो ऐड हुई थी, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ पर अभी 32 टोटल जो है मेंबर्स हैं। और जैसे अगर किसी एक राष्ट्र पर हमला होता है तो ये माना जाता है कि टोटल सब पर हमला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर है एआई मॉडल जेमिनी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिख दिया था। तो जेमिनी जो है हाल ही में खबरों में है। आप देखे होंगे जब गूगल कभी ओपन करते होंगे गूगल सर्च, ठीक है ना, वो जो डायरेक्टली सेलफोन के इस पोर्शन से ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप थंब लगा के ओपन कर देते हो, ठीक है। तो जब यहाँ से ओपन करोगे तो अक्सर उसमें आपको जेमिनी दिख जाएगा। कैसा सिंबल है, ऐसा कुछ करके सिंबल थोड़ा ब्लू कलर में है, ठीक है। थोड़ा ब्लू कलर में ये जो है सिंबल आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जेमिनी क्या है तो आपको पता चल चुका है किसका है, गूगल का है। बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। आप लोग अपने में भी सर्च करके देख लो, यूज़ करके देख लो। जैसे मैंने एआई यूज़ करके उस दिन दिखाया था, ओपन एआई का चैट जीपीटी, उसी तरह से आप गूगल भी जो है यूज़ करके एक बारी देख लीजिए जेमिनी, ठीक है। तो जेमिनी क्या है, एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है या मॉडल है, जो कि न्यूज़ में था, ये गूगल का है। चलिए अगला आता है, हाल ही में गूगल डीप माइंड ने जेमिनी नामक एक नया मॉडल पेश किया है, जो केवल एक टेक्स्ट या छवि प्रॉम्प्ट से इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स उत्पन्न कर सकता है। यह एक फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है जिसे इंटरनेट से प्राप्त वीडियो पर प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो सिंथेटिक छवियां जो है ये करेगा, और गूगल डीप माइंड ने इसको विकसित किया है, नाम है जेमिनी, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास 2-3 है। एक मैंने बताया था बार्ड, ठीक है। एक आपको पता है चैट जीपीटी। एक आपको पता चल चुका है जेमिनी, ठीक है। और एक हो गया मेटा, ठीक है। बारी बारी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किसका किसका ये टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रोएन ऑलमी। क्या नाम है, रोएन ऑलमी क्या है, वायरस है, मशरूम है, बैक्टीरिया है, एल्गी। तो बस नाम याद रखिए इस तरह की चीज़ों का, रोएन, एक सेकेंड, रोएन ऑलमी, ठीक है। रोएन ऑलमी है आपका मशरूम। रोएन ऑलमी क्या है, मशरूम है। और सबसे महंगा मशरूम क्या होता है, सबसे महंगा मशरूम है गुची मशरूम। नाम याद रखेंगे, गुची मशरूम सबसे महंगा मशरूम होता है, ब्राउन कलर का देखा जाता है। मशरूम किस सेक्टर में आता है, मतलब अगर इसका क्लासिफिकेशन करोगे तो फंजा या फंजाई के क्लासिफिकेशन में ये आता है। मशरूम क्या होता है, फंजाई होता है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो हम लोग बहुत सारा मशरूम या इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, जिसमें सबसे महंगा है गुच्ची मशरूम, ठीक है। और कह रहा है कि गोवा में जो है ये जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनो कण का संश्लेषण किया है, जिससे स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में भी वहाँ पर खाया जाता है, ठीक है। और स्थानीय तौर पर इसको रोन के नाम से जाना जाता है। ओलमी गोवा में खाने योग्य ये जंगली मशरूम है, जो कि गोवा वासियों के बीच लोकप्रिय है। तो किया क्या गया है, अभी जंगली मशरूम से सोने के नैनो कण का संश्लेषण या सिंथेसाइजेशन किया गया है। आइए अगला एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, एकदम $1 मिलियन टाइप क्वेश्चन है। तो इसके पास एक बिटकॉइन, या मैं तो कहता हूँ 2 बिटकॉइन रख देते हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। 2 बिटकॉइन अगर आ गया तो माला माल हो जाओगे, ठीक है। प्रश्न क्या है, कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट, नाम याद रखेंगे, कुलाशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट। दोनों लोग इंग्लिश हिंदी वाले बारी बारी इक्वली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुलाशेखरा या कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये स्थित कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे ये पॉइंट, ठीक है। जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था, उसी तरह का एक ये बंदरगाह पोर्ट बनाया गया है,
जहाँ से जो रॉकेट प्रक्षेपण है या जो हम लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट व्हीकल्स, वो बहुत आसान है यहाँ से, क्योंकि इसको कोई थल मार्ग या कोई आपका टेरिटोरियल जोन पार नहीं करना है, सीधे हिंद महासागर को पार करेगा और फिर स्पेस में चला जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। याद रखेंगे, नाम है कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट, जो कि एक गांव के नाम पर रखा गया। एक्सप्लेनेशन देख करके फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखिए, SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1971। तो क्वेश्चन अब इससे पूछने के ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करके दोनों में 1 और 2, मतलब जो 2 स्टेटमेंट्स देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो दक्षिणी तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में एक नए अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। यह दक्षिणी तमिलनाडु में थूथुकुडी जो जिला है, वहाँ के मंदिर शहर तिरुचेंदूर के पास एक तटीय गांव कुलशेखर पट्टिनम में बनने वाला एक नया अंतरिक्ष बंदरगाह है, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ पर टोटल 24 उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता है इसको, एक मोबाइल लॉन्च पैड संरचना का उपयोग करके हर वर्ष, ठीक है। धीरे धीरे इस क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मैंने बता ही दिया आपको, 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड के साथ स्थापना हुई थी किस चीज़ की, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र की, ठीक है। और ये दूसरा है भारत का अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मां कामाख्या दिव्य परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से 2 कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज, इट हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन PM डिवाइन। तो आपको ये पता है कि 2 वर्ष पहले PM डिवाइन यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जो है, वहाँ पे डेवलपमेंट, पहाड़ी राज्यों में डेवलपमेंट के तहत जो है PM डिवाइन चलाया गया। तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली आपने देखा है कि जिस तरह से आपका बनारस में यानी कि वाराणसी या काशी में जिस तरह से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया गया, फिर महाकाल कॉरिडोर जो बनाया गया आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो इन दोनों कॉरिडोर के तर्ज पे ही कामाख्या देवी में भी एक बड़ा बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है। उसके साथ आप जब जाओगे वैष्णो देवी तो वहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह आपका PM डिवाइन के अंडर में एक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि माँ कामाख्या, जो कि असम की है, काफ़ी फेमस मंदिर है वहाँ का। तो योनि पूजा के लिए वो ज़्यादा विख्यात है। तो वहाँ पर इस तरह का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि डेवलप हो रहा है आपका PM डिवाइन के अंडर में। और दूसरा बात यहाँ पर कहता है कि कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। तो कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द नीलांचल हिल्स ऑफ गुवाहाटी, असम, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, खेला यहीं हो जाता है। तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, विच इज और आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, तो हम कह देंगे कि ऐसा कोई भी नहीं है जो नॉट करेक्ट हो। तो ना तो 1 ना तो 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखने का बहुत ज़्यादा काम तो यहाँ पर है नहीं। माँ कामाख्या पहुँच गलियारा, वही जो मैं बता रहा था कॉरिडोर बन रहा है, और PM डिवाइन के अंडर में बन रहा है। नीलांचल पहाड़ियों पर माँ कामाख्या मंदिर स्थित है और माँ शक्ति के विभिन्न रूपों को समर्पित है। कई सारी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अंबुबाची मेला यहाँ लगता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके जून के महीने में, मुझे लगता है 6-7 जून से ये मेला लगा हुआ था, ठीक है, हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक, ये देखिए एक चीज़ और यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपको बताया कि यह त्यौहार हर साल देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म, जो मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस है, उसी के तहत जो है भगवान का दिखाया जाता है कि यहाँ पर हो रहा है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये सारी अंबुबाची मेला इत्यादि चीज़ें लगती हैं। अगला है, एक बार और हम लोग कर चुके हैं, मल्टी डॉलर क्वेश्चन है ये भी आपका, बिग बिलियन टाइप का। ये लीजिए, लगा भी दिया इसको। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप सीधे जो है क्या पा जाओगे, बिटकॉइन पा जाओगे, ठीक है। बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर 1 बिटकॉइन पा जाते हो, एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो अच्छे खासे मार्क्स जो है उससे बढ़ जाएंगे। 1.33 अप्रॉक्स जो है मार्क्स आपके बनेंगे। कह रहा है वोल्ट टाइफून या वोल्टा टाइफून विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये चीज़ें क्या है, एक्चुअली है क्या कि चीन के कुछ हैकर्स का एक ग्रुप था जिसका नाम है वोल्टा टाइफून, जो अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका के अन्य विभागों में क्या करता था कि एक फाल्स फेक नेटवर्क देता था और उसके माध्यम से डेटा चुराने का काम करता था। फिर वो फिशिंग या ब्लैकमेलिंग दोनों काम करता था, मतलब ईमेल के माध्यम से भी कर रहा था और डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था जब पर्सनल डेटा देखता था। तो बस जान जाइए कि चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ये ग्रुप था जो कि टारगेट कर रहा था US के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। चीनी राज्य प्रायोजित समूह अमेरिका बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा था और इसको बैन कर दिया किसने, पूरी तरह से बैन कर दिया गया आपका अमेरिका के द्वारा। चलिए, एक्सप्लेनेशन भी सेम वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, एक बार आप इसको पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है।
लेक्चर देना है, आज थोड़ी देर हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर शून्यकाल से संबंधित स्टैटिक का प्रश्न है, 0 आवर से रिलेटेड। देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बातें दी हुई हैं। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं किया गया है। 0 आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट रूल बुक। तो आपको आंसर करना है कि कितने बजे से कितने बजे के आर को 0 आवर कहते हैं। ठीक, और ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये किसी पार्लियामेंट्री बुक में या संविधान में वर्णित नहीं था। 0 आवर जो है एक तरह का नवाचार या इनोवेशन है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज कॉल्ड 0 आवर। तो बिल्कुल करेक्ट ये स्टेटमेंट है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उस हिसाब से हम लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बोथ 1 and 2 आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर सेम वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, बाकी आगे बढ़ सकते हैं। कह रहा है क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित प्रश्न आने चाहिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट है क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में। पहला कहता है इट इज़ कॉज्ड बाय कैनाइन पैरोवायरस, यानी कि ये कैनाइन पर्वोवायरस के कारण होता है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा है इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2007 इन अ सिक मंकी इन द क्यासा नूर फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज भारत में फिलहाल इस वायरस का कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। देयर इज करेंटली नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस वायरस इन इंडिया, यानी कि कैनाइन पर्वो वायरस के कारण होता है। इसकी पहचान 2007 में अफ्रीका के क्यासा नूर जंगल में एक बीमार बंदर में की गई थी। और तीसरा, कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो कह रहा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कि कॉज्ड बाय कैनाइन पर्वो वायरस, तो ये जो है जूनोटिक डिजीज है जो कि वायरस के कारण हो रही है। तो पहले तो ये कैनाइन पर्वो वायरस नहीं है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जू जानते हो ना आप लोग, ठीक है, तो जूनोटिक इसी से बना हुआ है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज ये होती है कि जो पहले जानवरों में हुई हो और वहां से फिर ट्रांसफर हो रहा हो। जैसे जो एड्स हुआ वो भी पहले HIV जो हुआ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो पहले किसमें हुआ, बंदरों में हुआ, फिर बंदरों से धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए किसमें आया, मनुष्यों में आया। जब बंदर ने बाइट किया या ब्लड का किसी तरह से संपर्क हुआ तो फिर वो मनुष्यों में आया। इसी तरह से इबोला जो है वो भी पहले आपके जानवरों में हुआ, जानवरों से फिर वो मनुष्यों में आया। तो इस तरह की डिजीज होती है जूनोटिक डिजीज। तो ये जो आपका क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज है, ये भी सबसे पहले मंकी में देखा गया और ये जूनोटिक डिजीज है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये मंकी में तो देखा गया, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्यासा नूर फॉरेस्ट अफ्रीका में नहीं है, क्यासा नूर फॉरेस्ट अपने भारत में ही है। तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज़ नो वैक्सीन, तो भारत में जो है वैक्सीन बन चुकी है। 500-600 लोग लगभग KFD से परेशान होते हैं हर वर्ष भारत में, तो इसकी वैक्सीन एक बनी हुई है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्यासा नूर डिजीज के बारे में एक बार देख लेते हैं कि जूनोटिक बीमारी है। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, बंदरों में पाई गई थी, यहाँ पर सही है। मंकी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी जानिए, मंकी डिजीज या KFD दोनों सेम है। ठीक, और मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है, कथन एक सही नहीं है। 57 में कर्नाटक के कैसानूर वन में हुआ, यानी कि कर्नाटक के वन में हुआ, और 57 में हुआ, तो दोनों पॉइंट ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। और रोकथाम के लिए इसके लिए फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड KFDV वैक्सीन जो है मौजूद है, यानी कि फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देता है कि इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 जो है कौन रिलीज करता है। तो IEA, मैंने एक दिन और बताया था कि एनर्जी की जो भी खपत है, जो भी राष्ट्रों के द्वारा कोल का खपत किया जाता है या कोई टारगेट कंप्लीट करने की बात होती है एनर्जी सेक्टर में, तो मोस्टली रिपोर्ट IEA के द्वारा ही जारी की जाती है। आपको बताना है कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और टेरी का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि भारत में काम करती है। ठीक, तो ये जो है इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030, इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर कुछ भी जानने के लिए ज़्यादा नहीं, बस रिपोर्ट के बारे में बात करता है। रिपोर्ट परिवर्तन के रुझानों पर गौर करती है।
ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन के रुझानों पर गौर करती है कि किस तरीके से एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है, हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, तेल की मांग किस तरह से है और तेल की मांग को किस तरह से ये रिपोर्ट प्रभावित करती है। अगला यहां पर देखते हैं प्रश्न, रुपे कार्ड से संबंधित प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि रुपे जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक, तो रुपे को लेकर के आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। कुछ खास तरह के कार्ड ही इंडिया में लॉन्च होते हैं, लेकिन अब कुछ और, जैसे होता क्या है कि आप जब बैंक में गए खाता खुलवाने, आपने खाता खुलवाया, आपको अपने मन से रुपे कार्ड दे देगा, ठीक है, आपको अपने मन से वीज़ा कार्ड दे दिया जाएगा, आपको अपने मन से मास्टर कार्ड दे दिया जाएगा। लेकिन आरबीआई ये कहता है कि जिस व्यक्ति को जो कार्ड चाहिए पहले आप उसका ऑप्शन पूछो। क्यों? क्योंकि वो एक संबंध होता है ना, वीज़ा कोई कंपनी जो है वो किसी बैंक के साथ टाई अप करती है और एक टारगेट सेट होता है कि भाई इतने कार्ड मेरे दे देना, ठीक। लेकिन आरबीआई ये कहता है कि अगर मुझे वीज़ा चाहिए, उस व्यक्ति को पर्सनली जो कस्टमर है उसको वीज़ा चाहिए तो ही उसको वीज़ा कार्ड चाहिए, उसे रुपए चाहिए तो ही उसे रुपए कार्ड चाहिए। मुझे ज़बरदस्ती रुपए कार्ड मत पकड़ाइए, क्योंकि आप लोग बैंक के हैं और हमें अंदर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मालूम कि क्या कैसे वर्क करता है। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं रुपे कार्ड से संबंधित, ठीक है। यह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, इट इज पेमेंट सिस्टम एंड, ठीक है पूरा पढ़ लेता हूं, द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा उत्पाद है। भुगतान प्रणाली मतलब हम लोग भुगतान कर सकते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, ठीक। इंग्लिश में सेम चीजें लिखी हुई है। इट इज अ पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट एंड डेवलप्ड बाई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क, यह एक जो घरेलू भुगतान नेटवर्क है, दैट कैन बी यूज्ड एट ऑटोमेटेड टेलर्स मशीन, यानी कि एटीएम में इसको यूज़ किया जा सकता है। और पॉइंट ऑफ सेल, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो किसी बड़ी दुकान से जाकर के, जैसे मुफ्ती उफ्ती में चले जाते हो, मानेवर में चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो मतलब, ठीक है, बारबेक्यू नेशन में, तो सीधे कार्ड पकड़ाते हो। कार्ड पॉइंट ऑफ सेल उसको बोलते हैं, कि मतलब ऐसे सीधे स्वाइप कर लिया, तो पॉइंट ऑफ सेल में काम करता है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि बिक्री का एक बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों और ई कॉमर्स की वेबसाइट पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग के पास अगर रुपे कार्ड होता है तो हम लोग चला लेते हैं, तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि एनपीसीआई और संबंधित संस्था, एनपीसीआई और कार्ड से संबंधित संस्था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और विजन की मैगजीन ने भी इसको प्रॉपरली कवर किया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी देती है कि सेम वही चीज़ कह रहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो 2007 का है, इसके प्रावधान के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक संघ, यानी कि इंडियाज बैंक एसोसिएशन आईबीए को भारत एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं निपटान प्रणाली बनाने का अधिकार देता है। चलिए, अगला प्रश्न देता है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में दो कथन दे रहा है, ठीक है। कथन ठीक से पढ़ेंगे, कथन अगर बहुत ज़्यादा अपीलिंग होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने पहले भी बताया है कि अगर स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसा लग रहा हो कि बहुत डीप में करेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें फील हो रही हैं, तो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता है। चलिए, पहला स्टेटमेंट देता है कि बोथ कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट टू इंटरकनेक्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स यूपीआई एंड आनी, AANI, जो कहाँ का है, यूएई का है। तो दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई और आनी यूएई को आपस में जोड़ने पर समझौते किए हैं। तो लग भी रहा है कि यूपीआई हमारा है, आनी उनका होगा, ठीक है। थोड़ा डाउट है, लेकिन लग रहा है कि हाँ होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि भारत मार्ट एम्स टू इंटीग्रेट रिटेल, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इन द जेबल अली फ्री ट्रेड जोन इन दुबई, पोटेंशियली बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियाज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स। भारत मार्ट का लक्ष्य दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुदरा भंडारण रसद सेवाओं को एकीकृत करना है, जिससे संभावित रूप में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, बिल्कुल क्षेत्र का नाम लिख दिया कि जेबेल अली मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड का जोन है, जहाँ पर भारत जो है रिटेल या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपने भारत मार्ट के साथ इंटीग्रेट करेगा वहाँ के जेबेल क्षेत्र को, ठीक है। और यहाँ से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हम लोग के हैं,
या जो इंडस्ट्री है या सेक्टर है उनको क्या करेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत अपीलिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब बहुत अपीलिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें दी हो तो ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सेम वही चीज़ दी हुई है कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंध में यूपीआई और आनी को डिजिटल भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है जोड़ने के लिए, और कह रहा है कि इससे सीमा पार लेन देन की निर्बाध यानी कि अनइंटरप्टेड सुविधा जो है मिलेगी, जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी यानी कि फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा चीज़ कह रहा है कि भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो कि दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुदरा भंडारण और रसद सुविधाएं प्रदान करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देता है पेमेंट बैंक से रिलेटेड। तो पेमेंट बैंक्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एक्चुअली हुआ क्या कि आपको भी पता होगा कि जो पेटीएम के फास्टैग और पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो अदर सर्विसेज थी उनको आरबीआई ने क्या किया, तत्काल प्रभाव से रोक दिया, और शायद उसको डेट दी थी कुछ मार्च के आसपास तक, ठीक है। हालांकि उसने कहा कि जो भी यूपीआई पेमेंट्स हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन पेमेंट बैंक वाला जो फंडा है वो आपका बंद करना पड़ेगा। किसको बंद करना पड़ेगा, तो वो आपके पेटीएम को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए पेमेंट्स बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में उभरे। क्यों, क्या देखा गया कि जो पेटीएम के पेमेंट्स बैंक थे उसमें बहुत सारा घपला चल रहा था, घोटाला चल रहा था, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी ब्रॉडली कवर की गई है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला है कि पेमेंट बैंक 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू हुआ, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक प्रकार के विशेष बैंक है, बिल्कुल करेक्ट है कि पेमेंट बैंक था स्पेशल टाइप ऑफ बैंक लॉन्च बाई आरबीआई इन 2014, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है दे आर डिजाइन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रमोटिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए शुरू किया गया था कि चूंकि बैंक्स तक सबकी पहुंच नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऐसे पेमेंट्स बैंक ओपन कर देते हैं कि जो लोग भी अछूते हैं इन सेक्टर से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। वित्तीय समावेशिता का मतलब होता है कि सबके पास बैंकिंग की पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच हो जाए। जैसे जनधन खाते खुले तो एक एक व्यक्ति के घर में खाता हो गया, ठीक है। उसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में पेमेंट बैंक को आगे बढ़ाया गया कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल से ऑपरेट करने लगेगा। तो सब्जी वाला भी अब यूपीआई ले रहा है, ठीक है, और पेमेंट बैंक के माध्यम से टमाटर खरीदो, फुल्की खाओ, कुछ भी काम करो, ठीक है, तो आप तुरंत उसको पेमेंट कर देते हो। तो एक तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थी। तो सी स्टेटमेंट जो है इसके करेक्ट होगा। 2014 में आया था काम करना, और व्यवसाय, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं की जांच है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये नचिकेत मोर कमेटी के सिफारिश पर गठित हुआ था। ये चीज याद रखना है कि नचिकेत कमेटी की सिफारिश थी कि जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक इत्यादि चीज़ों का गठन किया जाए। अगला है थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि यह वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के बरगुर पहाड़ियों में स्थित है, तो शायद थान थाई हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहता है कि यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मुझे लगता है कल ही पढ़े हैं हम लोग, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो थानथाई जो है दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बारगुर हिल्स ऑफ तमिलनाडु। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद अपलोड करना है, जिससे 9:30 पौने 10 के आसपास ये भी लेक्चर आज ही की डेट में आपको मिल जाए, ठीक है। और तीसरा कह रहा है इट सर्व एज ए कैचमेंट एरिया ऑफ वैगई रिवर। तो वैगई जो है वो बहती है आपके थोड़ा नीचे, यानी कि केरला के आसपास बहती है ये तमिलनाडु का। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट लग रहा है, तो उस हिसाब से A1 and 2 स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट थानथाई पेरियार रिजर्व के बारे में। यहाँ पर पलार रिवर बहती है इसके आसपास में, ठीक है। बस इतनी चीज़ जाननी है कि पलार के जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया में यह बहता है, बरगुर की पहाड़ियों में स्थित है, नाम है इसका थानथाई पेरियार रिजर्व, ठीक है, तमिलनाडु का इरोड जिले में। और ये जो है पूर्वी पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है, जहाँ पर हाथियाँ और भारतीय गौर की अधिक आबादी रहती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में है। इसी प्रश्न के साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। लोक लेखा समिति पीएससी के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है यह समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। 2 अन्य समितियां हैं, प्रकालन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। दिस कमेटी इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट कमेटी, द अदर 2 बीइंग एस्टिमेट्स कमेटी एंड अ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो PUC कमेटी है, ठीक है ना, और पहला है आपका एस्टिमेट कमेटी, ठीक। यहां पर दूसरा स्टेटमेंट देता है इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि 307 से लेकर के 323 तक, ठीक है ना, ये स्टेट PSC, UPSC और ज्वाइंट PSCs का
आर्टिकल होता है, तो कभी संविधान के बारे में यहाँ पे नहीं देगा। अगर आपको केवल आर्टिकल का रेंज भी पता है ना, जैसे मैं बताता हूँ 343 से लेकर के 351, 352 से लेकर के 360, ठीक है, केवल इस तरह के रेंजेस अगर याद हैं आपको तो भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं कि 12 से 35, ठीक है, मूल अधिकार के लिए, तो इसके बीच में अगर संविधान का कोई बात दे देगा तो आपका दिमाग तो इतना चल जाएगा कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, या 36 से 51, ठीक है। तो इस तरह से कम रेंज जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इस हिसाब से एक सेकंड, इस हिसाब से केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो 308 है ये है आपका जो संसद की कार्यवाही चलती है उसमें 308वां नंबर का जो क्या बोलेंगे उसको, नियम है, ठीक है ना। संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम जो है वो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम 308 के तहत ये जो है आया था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया लोक लेखा समिति के बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे। लोक लेखा समिति या पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी की शुरुआत होती है 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि 1919 के अंडर में, और पहली बार इसका उल्लेख उसी समय किया गया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। तो साथ में पॉलिटिकल लेक्चर देखते रहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो जनवरी की मैगजीन मैंने बनाई, ठीक है ना, जनवरी की मैगजीन जो हम लोगों ने मिलकर बनाई, या उसमें ज़्यादा मेरा थोड़ा था, क्या बोलेंगे उसको, शेयर, मतलब ज़्यादा मेहनत मैंने किया, कोई बात नहीं। तो जो पूरी टीम ने मिलकर के मैगजीन बनाई है और उसको इग्नोर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत छांट करके प्रश्न बनाए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बुक उठाई और पूरी की पूरी छाप दी गई है उसमें। तो जब कोई टीचर या एजुकेटर आपके लिए इतनी मेहनत करके ले आ रहा है, मतलब कि समझ लो कि आपको सीधे मक्खन निकाल के दे रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप अगर पूरा एक पतीला खाना चाहते हो तो पतीला खा लो, आएगा एक कटोरी मक्खन में से, तो मक्खन खाने की कोशिश करो ना यार, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब इतनी बेसिक चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझानी चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के कम रिजल्ट आने का एक रीज़न है कि सोर्सेज इकट्ठा करते रहो जब तक पूरा कमरा भर ना जाए, और ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचना शुरू करेगी। तो राधा को इंपॉर्टेंट ये है कि वो नाचना शुरू करे ना यार, तेल वेल वो होता रहेगा फिर, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लग गया हो तो कमेंट करना, मतलब अगर अच्छा लगा हो तो केवल लाइक कर देना। धन्यवाद।